नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सॉइल साइंस के अंदर हम आज चर्चा करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि जो सॉइल मृदा की जो भौतिक गुण होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो मृदा की जो भौतिक गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके नाम हमको पता होना चाहिए, तब हम उनके बारे में डिटेल से आगे जाकर उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके अंदर हमको किन किन के बारे में पढ़ना होता है, तो उनके बारे में हम उनके नाम देखते हैं। सबसे पहले तो जो सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो हम सॉइल की कितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखिए। कौन कौन सी 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी हमारी, तो नंबर फर्स्ट होगी इसके अंदर हमारा होंगी मृदा कणाकार। कौन सी होगी? मृदा कणाकार। जो नंबर फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो कौन सी होगी? मृदा कणाकार। नंबर सेकंड होगी मृदा संरचना। मृदा संरचना। नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड होगा हमारा मृदा घनत्व। मृदा घनत्व। नंबर फोर्थ जो हमारी प्रॉपर्टीज होगी वो होगी हमारी मृदा सरंध्रता। मृदा सरंध्रता। तो ये 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? मृदा कणाकार यानी कि सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल डेंसिटी और सॉइल पोरोसिटी। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 हो जाएगा हमारा मृदा ताप। और नंबर 6 हमारी जो प्रॉपर्टीज होगी वो होगी मृदा रंग। मृदा रंग। और नंबर 7 हो जाएगा हमारा मृदा गाढ़ापन। क्या हो जाएगी? मृदा गाढ़ापन। ये हमें 7 सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में हमको देखना है, और हम इनके बारे में एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे कि जो सॉइल टेक्सचर होता है इसके अंदर मृदा जो कण होते हैं उनको कितने भागों में बांटा जाता है, डेफिनेशन क्या होती है, उन सभी के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। चलो, तो साथियों हम पढ़ रहे थे मृदा की जो भौतिक अवस्था होती है, भौतिक गुण होते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमको 7 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अगर ये 7 चीज़ें हमारी कंप्लीट होती है तब जाकर हमारी जो सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी यानी कि मृदा के जो भौतिक गुण होंगे वो हमारे कवर होंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से सॉइल की प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में देखें। तो सबसे पहली जो सॉइल की प्रॉपर्टीज होती है वो कौन सी होती है? मृदा कणाकार होती है, यानी कि इसको इंग्लिश में हम किस नाम से जानते हैं? तो सॉइल टेक्सचर के नाम से जानते हैं। दूसरी होती है मृदा संरचना, जिसे हम सॉइल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। नंबर 3 होगी हमारी मृदा घनत्व, इसे हम सॉइल डेंसिटी के नाम से जानते हैं। और नंबर 4 होती है हमारी मृदा सरंध्रता, इसे इंग्लिश में हम सॉइल पोरोसिटी के नाम से जानते हैं। नंबर 5 पर आता है हमारे जो सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है सॉइल की, वो होता है मृदा ताप। नंबर 6 पर आता है मृदा रंग। और नंबर 7 पर आता है मृदा गाढ़ापन। ये 7 चीज़ें जो होती है सॉइल के अंदर वो क्या कहलाते हैं? ये 7 चीज़ें सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के नाम से इसको हम जानते हैं। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है सॉइल की, ये किसी भी मृदा के अंदर ये 7 चीज़ें जो होती है, ये 7 चीज़ें क्या कहलाती है? मृदा की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के नाम से जानते हैं। यानी कि ये पर्टिकुलर किसी मृदा विशेष के अंदर नहीं होती, ये ओवरऑल जितनी भी प्रकार की मृदाएँ पाई जाती हैं उनके अंदर ये 7 की 7 चीज़ें प्रेजेंस होती है। और ये 7 चीज़ें सॉइल मृदा की भौतिक अवस्थाओं का या मृदा की जो भौतिक गुण होते हैं उनके नाम से इनको हम जानते हैं, ठीक है ना। चाहे वो लवणीय मृदा होगी तो भी ये 7 चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंस होगी, चाहे वो क्षारीय मृदा हो या फिर अम्लीय मृदा हो या फिर वो दलदली मृदा हो, चाहे वो शुष्क क्षेत्रों की मृदा हो, चाहे वो पठारी क्षेत्रों की मृदा हो, चाहे वो लेटराइट मृदा हो, किसी भी प्रकार की मृदा होगी तो उसके अंदर ये 7 चीज़ें कॉमन रूप से पाई जाती है, ठीक है ना। इसी को हम क्या किस नाम से जानते हैं? इसी को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के नाम से जानते हैं। और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है सॉइल की, ये पौधों की वृद्धि के लिए या फिर हम कह सकते हैं मृदा के अंदर जो भी हम पौधों की वृद्धि करवा रहे हैं, चाहे वो फसल हो सकते हैं हमारे, चाहे वो जंगल के अंदर जो मौजूद वृक्ष होते हैं वो हो सकते हैं, उनके वृद्धि के लिए ये 7 की 7 जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मृदा सॉइल की, ये बहुत जिम्मेदार होती है। अगर इनमें कुछ माइनर भी परिवर्तन हो जाता है, यानी कि अगर
सूक्ष्म परिवर्तन भी होता है, तो ये सीधे सीधे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को या फिर हमारे जो प्लांट होते हैं, फसल होती है, उनको ये सीधे सीधे रूप से प्रभावित करती हैं। तो आइए हम अब इन सभी के बारे में एक एक करके देखते हैं कि इनके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना होता है, मृदा कणाकार कहते किसे हैं और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उन सभी को हम एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आज सबसे पहले देखेंगे मृदा कणाकार किसे कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मृदा कणाकार की बात आती है, हम देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के अंदर नंबर फर्स्ट देखते हैं मृदा कणाकार। किसके बारे में, मृदा कणाकार की बात करें तो इसे इंग्लिश में हम किस नाम से जानते हैं, इसे इंग्लिश में हम सॉइल टेक्सचर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सॉइल टेक्सचर के नाम से जाना जाता है। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, तो मृदा के प्राथमिक कणों का आपेक्षित अनुपात क्या कहलाता है, मृदा कणाकार कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, मृदा के प्राथमिक कण, मृदा के प्राथमिक कणों का अपेक्षित घनत्व, मृदा के प्राथमिक कणों का अपेक्षित घनत्व मृदा कणाकार कहलाता है। मृदा कणाकार या सॉइल टेक्सचर कहलाता है, ठीक है ना। इस डेफिनेशन को आप विशेष रूप से याद रखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है, परिभाषा पूछी जाती है कि मृदा के प्राथमिक कणों का अपेक्षित घनत्व क्या कहलाता है, मृदा कणाकार कहलाता है। क्या कहलाता है, मृदा कणाकार कहलाता है। और कई कई जगह जो घनत्व होता है, कई कई जगह पर घनत्व की जगह अनुपात भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है, अनुपात। इसका भी हमको याद रखना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी मृदा के प्राथमिक कणों का अपेक्षित घनत्व या अपेक्षित अनुपात को हम क्या कहते हैं, मृदा कणाकार के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब इसमें एक शब्द आया हुआ है क्या, मृदा के प्राथमिक कण। अब मृदा के प्राथमिक कण कौन कौन से होते हैं, तो जनरली जो मृदा होती है, किसी भी प्रकार की मृदा हो सकती है, वो उन मृदाओं के अंदर जो प्राथमिक कण होते हैं वो सभी मृदाओं के अंदर कॉमन पाए जाते हैं। कौन कौन से जो कण होते हैं वो कौन कौन से होंगे, यहाँ पर कण होंगे। पहला तो बालू, या इसे हम क्या कह सकते हैं, सैंडी, ठीक है ना, या सैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जो बालू होता है उसे हम सैंड के नाम से जानते हैं। नंबर सेकंड हो जाएगा इसके अंदर सिल्ट, नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सिल्ट। और नंबर फोर्थ होगा, नंबर थर्ड होगा, एक तो हो जाएगा बालू, सिल्ट और क्ले। इन तीनों को हम किस नाम से जानते हैं, इन तीनों को हम मृदा के प्राथमिक कणों के नाम से जानते हैं। ये तो क्या हो जाएगा, हमारा क्ले हो जाएगा। और सिल्ट को हम किस नाम से जानते हैं, सिल्ट को हम, जो सिल्ट होता है इसी को हम सिल्ट के नाम से जानते हैं। जो ये जो तीनों जो कण होते हैं कौन कौन से, सैंड, सिल्ट और क्ले, ये मृदा के प्राथमिक कण के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इन तीनों को मृदा के प्राथमिक कणों के नाम से जाना जाता है। और ये जो तीनों कण होते हैं ये प्रत्येक मृदा के अंदर पाए जाते हैं। और इन तीनों कणों का अपेक्षित अनुपात ही क्या कहलाता है, मृदा कणाकार कहलाता है, ठीक है ना। तो प्राथमिक कण कौन कौन से हो जाएंगे, सैंड, सिल्ट और क्ले। और इन तीनों का अपेक्षित अनुपात क्या कहलाता है, हमारे मृदा कणाकार के नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है ना। इसे फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो मृदा कणाकार होता है, मृदा कणाकार के आधार पर जो ये कण होते हैं इनको 4 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। और ये जो विभाजन है वो किस संस्था के द्वारा किया गया, वो संस्था का नाम देख लेते हैं। जो मृदा कणाकार होते हैं, मृदा कणाकार का जो वर्गीकरण है, मृदा कणाकार का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, 4 भागों में किया। कितने भागों में किया गया, 4 भागों में किया गया। और वो किसके द्वारा किया गया, तो एक अमेरिका की एक संस्थान है जिसका नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के द्वारा
जो मृदा कणाकार या जो सोइल टेक्सचर है इनका क्लासिफिकेशन कितने भागों में किया गया? 4 भागों में किया गया। और ये वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? एटप वर्ग। क्या नाम था? एटप वर्ग। एक वैज्ञानिक होते हैं एटप वर्ग वैज्ञानिक के द्वारा एक क्लासिफिकेशन दिया गया था। कौन सा क्लासिफिकेशन दिया गया था? मृदा कणाकार का वर्गीकरण दिया गया था। और उस संस्था का नाम क्या था? संस्था का नाम था इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। और ये कहाँ की ये संस्था है? तो यह संस्था कहाँ की? अमेरिका की है। कहाँ की है? अमेरिका की संस्था है। और भारत के अंदर जो मृदा कणाकार है उसका जो वर्गीकरण है वो किसका मान्य है? तो अमेरिका के द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया था वो हमारे भारत के अंदर मान्य है। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जो ये संस्था थी, कौन सी संस्था? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। इसके द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया था वो वर्गीकरण 4 भागों में दिया गया था। उनके नाम कौन कौन से थे? तो उनके नाम थे, नंबर फर्स्ट था यहाँ पर मोटी बालू। क्या नाम था? मोटी बालू। नंबर सेकंड था महीन बालू। महीन बालू। नंबर थर्ड हो जाएगा सिल्ट। सिल्ट। और नंबर फोर्थ हो जाएगा इसमें क्ले। क्या हो जाएगा? 4 भागों में डिवाइडेशन किया गया था मृदा कणाकार को। कौन कौन से कण थे? तो मोटी बालू, महीन बालू, सिल्ट और क्ले। इन 4 भागों में इसको विभाजित किया गया था। अब हम देखते हैं जो ये 4 भागों में विभाजित किया गया था इनका एक विशेष आकार होता है, यानी कि जो कण होते हैं इन कणों का एक विशेष साइज होता है। वो साइज क्या होता है? तो हम एक एक करके उन साइज को देखते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम क्ले का। क्ले का जो साइज होता है वो होता है 0.002 mm से क्या होता है? कम होता है। तो इसका जो साइज होता है वो कितना होता है? 0.002 mm से कम होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं सिल्ट के। सिल्ट के जो कण होते हैं इसका जो आकार होता है वो कितना होता है? तो 0.002 से लेकर 0.02 mm तक होता है। ठीक है ना। महीन बालू की बात करें तो महीन बालू के जो कण होते हैं इनका आकार होता है 0.02 से लेकर 0.2 mm तक होता है। और जो मोटी बालू होता है इनके कणों का आकार होता है 0.2 से लेकर 2.0 mm तक इनका आकार होता है। ये इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। और कई बार एग्जाम में प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि क्ले पार्टिकल या क्ले कणों का आकार कहाँ से कहाँ तक होता है? तो क्ले कणों का जो आकार होता है वो होता है 0.002 mm से कम होता है। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। जो ये सारणी बनी हुई है, ये सारणी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हम 1 लाइनर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। एक बार फटाफट से हम रिवीजन कर लेते हैं कि मृदा कणाकार कहते किसे हैं। तो मृदा कणाकार मृदा के जो प्राथमिक कण होते हैं, प्राथमिक कण कौन कौन से हो जाएंगे? मृदा के 3 प्राथमिक कण होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सैंड, और दूसरा होता है सिल्ट, और नंबर थर्ड हो जाएगा क्ले हो जाएगा। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। उसके बाद इनका जो अनुपात होता है उसी अनुपात को क्या कहा जाता है? मृदा कणाकार या सॉइल टेक्सचर कहा जाता है। उसके बाद में जो सॉइल टेक्सचर होता है इसका क्या किया जाता है? क्लासिफिकेशन किया जाता है, यानी कि उसका वर्गीकरण किया जाता है। और ये वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था एक वैज्ञानिक हुए थे एटप वर्ग वैज्ञानिक। और ये वैज्ञानिक कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। और अमेरिका में एक संस्था है मृदा विज्ञान के अंदर, तो उस संस्था के द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया था। उस संस्था का नाम क्या है? तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। उसके द्वारा वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? 4 भागों में किया गया था। कौन कौन से? मोटी बालू, महीन बालू, सिल्ट और क्ले। इन 4 भागों में इसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया था। इनके अब जो ये कण है इनके आकार या साइज की बात करें तो साइज क्या होता है इन कणों का? तो जो क्ले होता है हम इसको याद कैसे करेंगे? तो हमें कहाँ से करना है? हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है ना। नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तो हमें केवल एक कण का हमें पार्टिकल है, एक कण का पार्टिकल का साइज हमको याद रखना है, बाकी हमें ऑटोमेटिक याद होते चलेंगे। तो नंबर फर्स्ट याद किसका करेंगे? क्ले का। क्ले का जो साइज होता है वो क्या होता है? 0.002 से 2 mm तक होता है, यानी कि 0.002 mm से क्या होता है? कम होता है इसका। उसके बाद में एक एक बिंदु को हमको हटाते जाना है, यानी कि एक एक सुपर को कम करते जाना है और इसका हमको पार्टिकल्स याद करने। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम ये साइज या इसके जो कण होते हैं इनका हमको याद करने और इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। और कई बार एग्जाम में प्रश्न सीधा प्रश्न इन्हीं से बनता है कि क्ले का पार्टिकल्स का जो साइज होगा वो क्या होता है, मोटी बालू के कणों का आकार क्या होता है, महीन बालू के जो कण होते हैं उनका आकार क्या होता है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए।
फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कुछ इसके बारे में और कुछ तथ्यात्मक जानकारी उसके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं इसके अंदर जो मर्दा कणाकार होते हैं। मर्दा कणाकार की बात करें तो मर्दा कणाकार किस प्रकार का मर्दा का गुण होता है, यानी कि स्थायी होता है, अस्थायी होता है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो मर्दा कणाकार जो होता है ये मर्दा का किस प्रकार का गुण होता है, तो मर्दा का यह स्थायी गुण होता है, यानी कि यह मर्दा का किस प्रकार का गुण होता है, तो स्थायी गुण होता है। यानी कि अगर हम जो सोइल होती है, किसी भी प्रकार के सोइल के अंदर हम कोई से भी क्रिया करेंगे, चाहे हम उसके अंदर कर्षण क्रियाएं करें, चाहे तो उसके अंदर हम कर्षण क्रियाएं करें, या उसके अंदर जो मर्दा है उसके अंदर हम क्या डालें, चाहे हम खाद डालें या इसके अलावा हम उसके अंदर ह्यूमस डालें, कुछ भी डालें, कार्बनिक पदार्थ डालें, या उसके अंदर किसी भी प्रकार के उसके अंदर एक्टिविटी करें, तो उसके अंदर जो भी कण होंगे उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना। तो जो मर्दा कणाकार होता है ये किस प्रकार का गुण होता है, एक स्थायी गुण होता है, स्थायी गुण होता है। और स्थायी गुण के अंदर यदि हम कर्षण क्रियाएं भी कर रहे हैं, यानी कि उसके अंदर हम टिलेज की क्रियाएं भी कर रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, ह्यूमस भी डाल रहे हैं, तो भी उसके अंदर जो इसके प्राथमिक कण होंगे यानी सैंड, सिल्ट और क्ले होंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, एज इट इज वैसे कैसे बने रहेंगे। तो ये किस प्रकार का गुण हो जाएगा, ये एक स्थायी गुण हो जाएगा। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो मर्दा कणाकार होते हैं। मर्दा कणाकार यानी कि मर्दा के 3 प्राथमिक कण होते हैं, कौन कौन से, सैंड, सिल्ट और क्ले। इसके आधार पर मर्दा का वर्गीकरण किया गया है। तो वो हम मर्दा का वर्गीकरण देखते हैं, किस आधार पर, कणों के आधार पर, कणों के आधार पर मर्दा का वर्गीकरण, कणों के आधार पर मर्दा का वर्गीकरण। तो कणों के आधार पर जो मर्दा का वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया गया है, 4 भागों में किया गया। कण कौन से हैं, वही सैंड, सिल्ट और क्ले। इन कणों के आधार पर मर्दा का जो वर्गीकरण किया गया है वो 4 भागों में किया गया है। कौन कौन से कण, कौन कौन सी मर्दा हो जाएगी, तो नंबर फर्स्ट हो जाएगी हमारे बलुई मर्दा। कौन सी मर्दा हो जाएगी, बलुई मर्दा। नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर सेकंड हो जाएगी हमारे सिल्ट, या इसी को क्या बोलते हैं, गाद। ठीक है ना। बलुई मर्दा हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी सिल्ट सॉइल। नंबर थर्ड हो जाएगी हमारे क्ले मर्दा, और नंबर फोर्थ हो जाएगी हमारे दोमट मर्दा। कौन सी मर्दा हो जाएगी, दोमट मर्दा या लोमी सॉइल हो जाएगी। ठीक है ना। तो कणों के आधार पर मर्दा का जो वर्गीकरण है वो 4 भागों में किया गया। कौन कौन सा, एक तो हो जाएगा हमारे बलुई मर्दा, दूसरा हो जाएगा हमारे सिल्ट या गाद, और नंबर थर्ड हो जाएगा हमारे क्ले सॉइल। ठीक है ना। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। और नंबर फोर्थ हो जाएगा हमारे दोमट मर्दा, ये भी इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। अब हम इसके अंदर एक एक करके देखते हैं कि जो बलुई मर्दा होती है उसके क्या कैरेक्टर होते हैं, सिल्ट के क्या कैरेक्टर होते हैं, क्ले के क्या कैरेक्टर होते हैं, और दोमट जो मर्दा होती है, लोमी सॉइल होती है, उसके क्या कैरेक्टर होते हैं, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बलुई मर्दा के बारे में। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके अंदर देखते हैं, नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारे कौन सी मर्दा, कणों के आधार पर बलुई मर्दा। बलुई मर्दा की बात करें तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम बालू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो जो ये जो सोइल होती है, इस सोइल के अंदर लगभग कितने 85% पर, कितने 85% मर्दा के अंदर क्या पाई जाती है, रेत पाई जाती है, रेत पाई जाती है। जो बलुई मर्दा होगी, बलुई मर्दा के अंदर 85% उसमें क्या पाई जाएगी, रेत पाई जाएगी। और जो रेत होती है, रेत का सूत्र क्या होता है, SiO2। ये क्या होता है, रेत का सूत्र होता है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को हम सिलिका के नाम से जानते हैं, और इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, क्वार्टज के नाम से जानते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा था, जब हमने खनिज के बारे में पढ़ा था तब हमने क्वार्टज के बारे में भी देखा था। और क्वार्टज के ही कितने 4 नाम होते हैं, कौन कौन से, एक तो क्वार्टज हो जाएगा, दूसरा सिलिका हो जाएगा, नंबर थर्ड रेत हो जाएगा, और इसी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है,
SiO2 होता है। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं जो बलुई जो मृदा होती है इसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो नंबर फर्स्ट बात करते हैं इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है यानी कि जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है इसकी। इसके अलावा बात करें इसके अंदर जो रंध्र होते हैं, जो पोर्स होते हैं यानी कि खाली जो जगह होती है वो क्या होती है, इसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो नंबर फर्स्ट तो क्या हो जाएगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, रंध्र वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी कम होती है, रंध्र इसमें ज़्यादा होते हैं। नंबर थर्ड इसकी बात करें तो नंबर थर्ड हो जाएगा, इसमें क्या होता है, तो इसके जो इरोजन होता है तो यह हम कह सकते हैं इसमें इसका वायु क्षरण क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो ये 3 कैरेक्टर इसके हमको पता होना चाहिए किसके, सैंडी सोइल के। नंबर फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम होती है, रंध्र इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं, और जो वायु के द्वारा इसका क्षरण क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो बलुई जो मृदा होती है इसके अंदर किन फसलों की बुआई की जाती है। यानी कि हम जो मृदा होती है मृदा के अंदर हम किसकी बुआई करते हैं, फसलों की बुआई करते हैं। तो इसके अंदर हम बलुई मृदा के अंदर हम किस प्रकार की फसल की बुआई कर सकते हैं। तो इसके अंदर जनरली हम जितनी भी दलहनी फसलें हैं, कौन सी फसलें, दलहनी फसल, दलहनी फसलों की आसानी से हम इसके अंदर बुआई कर सकते हैं। अगर ये दलहनी फसलों में अभी अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाए कि हम कौन कौन सी फसलों की बुआई कर सकते हैं, तो सबसे पहला आ जाएगा हमारे मूंगफली। क्या आ जाएगा, मूंगफली। इसके अलावा बात करें हम उड़द, मूंग, मोठ, और इसके अतिरिक्त हम कुछ तंबाकू की भी बुआई आसानी से कर सकते हैं, इसके अंदर आदि फसलों की बुआई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बलुई जो मृदा होती है इसके अंदर हमको 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो हमको पता होना चाहिए। नंबर फर्स्ट, इसमें 85% क्या पाया जाता है, रेत की मात्रा पाई जाती है, यानी सिलिका की मात्रा पाई जाती है। नंबर सेकंड हो जाएगा, वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी कम होती है, रंध्र ज़्यादा होते हैं, वायु के द्वारा इसका इरोजन क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इसके अंदर हम किस प्रकार की फसलों की बुआई कर सकते हैं, तो इसके अंदर हम दलहनी फसलों की आसानी से बुआई कर सकते हैं। अगर मोस्टली पूछा जाए तो हम जो राइट आंसर लगाएंगे वो कौन सा हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा। क्योंकि बलुई मृदा जो होती है वो ज़्यादातर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, और पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादातर जो फसलें उगाई जाती है वो उन फसलों में मूंगफली की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। उसके बाद में उड़द, मूंग, मोठ और इसके अतिरिक्त तंबाकू हम आसानी से उगा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे जो कणों के आधार पर जो मृदा का वर्गीकरण था उसके अंदर जो हमारे पहली सोइल होती है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है, कौन सी, बलुई मृदा। उसके बाद हम नेक्स्ट सोइल के बारे में देखते हैं, उस सोइल का नाम है सिल्ट। ठीक है ना, उसके बारे में हम देखते हैं। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इसमें देखते हैं, हम सिल्ट सोइल के बारे में देखते हैं। किसके बारे में, सिल्ट सोइल के बारे में। तो सिल्ट की बात करें तो सिल्ट सबसे पहले जो बात करें हम किसके, सिल्ट की, सिल्ट सोइल। ठीक है ना। सिल्ट सोइल की बात करें तो अल्टीमेटली सबसे पहले जो सिल्ट होता है, जो सिल्ट का अर्थ क्या होता है, तो सिल्ट का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, गाद होता है। क्या होता है, सिल्ट का जो अर्थ होता है, सिल्ट का अर्थ क्या होता है, गाद। क्या होता है, गाद होता है। यानी कि गाद क्या होता है, तो जब भी आपने जलोढ़ मृदा के बारे में सुना होगा, जलोढ़ मृदा का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो जलोढ़ मृदा का जो निर्माण होता है वो बहते हुए पानी के, जो बहता हुआ पानी होता है वो अपने साथ में जब मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उसको अपने साथ में बहाकर लेकर जाता है, या फिर जो नदियाँ और जो छोटे छोटे मुहाने होते हैं वहाँ से वो मिट्टी का कटाव करता है, और कटाव करते करते वहाँ से उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर लेकर चला जाता है, और मैदानी क्षेत्रों में जाकर उसको इकट्ठा कर देता है। और वहाँ पर इकट्ठा होने के बाद में वो किस प्रकार से हो जाता है, दलदली हो जाता है। किस प्रकार से बन जाता है, वो दलदली बन जाता है, जिसके अंदर पानी और वायु का मिश्रण होता है, और वहाँ की जो भूमि होती है वो दलदली बन जाती है। और जो दलदली जो मिट्टी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, गाद कहते हैं। क्या कहते हैं, जो दलदली जो मिट्टी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, गाद कहते हैं। और ये जो गाद होते हैं, जो ये गाद होती है इसके अंदर पोषक तत्वों, जो इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट जो होते हैं, जो भी आवश्यक जो न्यूट्रिएंट होते हैं, वो जो न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये इसकी ये विशेषता होती है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं किसके बारे में, सिल्ट सोइल के बारे में। तो इसमें हम बात करें
सिल्ट की। तो इस मृदा के अंदर सिल्ट की कितनी % मात्रा पाई जाती है? जो सिल्ट जो सोइल होती है, सिल्ट सोइल के अंदर कितने % सिल्ट की मात्रा पाई जाती है? तो वो लगभग पाई जाती है 80 से लेकर 85% इसके अंदर क्या पाई जाती है? सिल्ट की मात्रा पाई जाती है, ठीक है ना। तो गाद, सिल्ट को अर्थ क्या होता है? गाद होता है। तो इसमें गाद की कितनी % मात्रा पाई जाती है? 80 से 85% इसकी मात्रा पाई जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसका जो निर्माण होता है, वो निर्माण कैसे होता है? जो सिल्ट जो सोइल होती है इसका निर्माण कैसे होता है? तो बहता पानी के द्वारा लाई गई मिट्टी के जमने से बनी दलदली मृदा से सिल्ट का निर्माण होता है। तो जो सिल्ट का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो बहता पानी अपने साथ में क्या लेकर जाता है? मिट्टी को लेकर जाता है। तो बहता पानी के द्वारा लाई गई मिट्टी के जमने से बनी दलदली मृदा से किसका निर्माण होता है? सिल्ट का निर्माण होता है। इसका सबसे जो तरोताज़ा जो उदाहरण है वो हो जाएगा हमारे सुंदरवन डेल्टा, या फिर हम कह सकते हैं गंगा का मैदानी क्षेत्र, ठीक है ना। गंगा का मैदानी क्षेत्र यानी कि सुंदरवन जो डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा में क्या है? दलदली मृदा पाई जाती है, जहाँ की मिट्टी को अगर हम स्पर्श करते हैं तो उसके अंदर हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये कण है या पानी है या उसके अंदर वायु का मिक्सचर है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है और तीनों के कॉम्बिनेशन से किसका निर्माण होता है? सिल्ट का निर्माण होता है। जो सुंदरवन डेल्टा है वहाँ पर सिल्ट की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होती है और सिल्ट के अंदर जो सिल्ट की जो मात्रा पाई जाती है वो कितनी होती है? 80 से 85% या 80 से 85% होती है। और गंगा का मैदानी क्षेत्र भी इसी के द्वारा बना हुआ है, ठीक है ना। अगर तरोताज़ा यानी कि अगर इसी समय अगर बहता हुआ पानी के द्वारा मिट्टी बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर पहुंचाई जाती है तो उससे जो मिट्टी बनती है वो दलदली में मृदा बनती है। और जब ये दलदली मृदा बैठ जाती है और एक कठोर परत का रूप धारण कर लेती है तो उससे हम उससे हम जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इतना इसके बारे में हमको इतना पता होना चाहिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं सिल्ट जो सोइल होती है इसके अंदर किस फसलों की बुआई कर सकते हैं हम आसानी से? किन फसलों की बुआई कर सकते हैं? तो हम आसानी से इसके अंदर चावल, कपास इनकी बुआई आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। चावल, कपास इनकी आसानी से बुआई कर सकते हैं। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम नंबर 3 देखते हैं क्ले सोइल। क्ले सोइल के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। बात करते हैं हम किसके? नंबर 3 हो जाएगा हमारे क्ले सोइल। क्ले सोइल की बात करें तो क्ले सोइल के अंदर क्ले की कितनी % मात्रा पाई जाती है? तो वो पाई जाती है लगभग 40% जो मात्रा पाई जाती है वो किसकी होती है? क्ले की होती है। यानी कि उसके अंदर मोल्डमोलिनाइट खनिज हो सकता है, केओलिनाइट खनिज हो सकता है या इलाइट खनिज हो सकता है, ठीक है ना। तो जो क्ले सोइल होती है उसके अंदर जो क्ले की जो मात्रा पाई जाती है वो कितनी % पाई जाती है? वो पाई जाती है 40% मात्रा पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम क्ले के प्रमुख गुणधर्म। जो क्ले जो सोइल होती है इसके प्रमुख गुणधर्म की बात करें तो इसकी क्या होती है? नंबर फर्स्ट बात करें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि ये जल को धारण करने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर रंध्र की, पोर्स की। रंध्र की बात करें तो रंध्र इसमें क्या होता है? बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। नंबर 3 बात करें इसका, इस जो क्ले जो सोइल होती है इसका जो अपक्षय होता है या हम कह सकते हैं क्षरण होता है, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी सबसे ज़्यादा होती है, रंध्र इसमें कम होते हैं। और जो क्षरण होता है वो क्षरण कौन सा किसके द्वारा होता है? तो जल के द्वारा इसका क्षरण क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो जो क्ले सोइल होती है, क्ले सोइल का जो क्षरण होता है वो किसके द्वारा होता है? जल क्षरण के द्वारा या वाटर इरोजन के द्वारा सबसे ज़्यादा क्ले सोइल का नुकसान होता है। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो ये इसके प्रमुख गुण होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके
इसमें किस प्रकार की फसल की बुआई आसानी से हम कर सकते हैं। तो हम फसल की बात करें तो इसके अंदर हम जनरली चावल की फसल की बुआई आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आलू, इसके अलावा चाय, और एक हम कपास, और एक हो जाएगा मक्का। इन फसलों की बुआई हम आसानी से कर सकते हैं। अगर ओवरऑल इन फसलों में से हमें एक का चयन करना होगा तो हम प्रीफर करेंगे चावल और आलू और चाय, इन 3 फसलों को हम प्रीफर करेंगे, ठीक है ना। किसके अंदर? क्ले सोइल के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं जो क्ले जो सोइल होती है इसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो ये किस प्रकार की होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। किस प्रकृति की होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये अम्लीय प्रकृति की होती है और इसके अंदर जो पानी होता है, अगर ये पानी जैसे इनको ज़्यादा मिलता है तो ये फूल जाती है, और अगर पानी की कमी हो जाती है तो जो ये क्ले जो सोइल होती है वो क्या हो जाती है? फट जाती है, ठीक है ना, फट जाती है और इसमें कई बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। बड़ी बड़ी इसके अंदर क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती है, और जैसे उनको पानी मिलता है तो वो वापस से फूल जाती है। तो इनमें इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है? संकोचन की इसमें विशेषता पाई जाती है। फूलने एवं संकोचन की विशेषता किस प्रकार की मृदा में पाई जाती है? तो वो किस में पाई जाती है? संकोचन व फूलने की। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस प्रकार की मृदा के अंदर फूलने व संकुचन होने की क्षमता या विशेषता पाई जाती है। तो जो क्ले जो सोइल होती है उसके अंदर फूलने व संकुचन होने की क्षमता पाई जाती है। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो ये जो क्ले सोइल होती है उसके 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट, कितना परसेंट इसके अंदर सिल्ट पाया जाता है, सॉरी क्ले पाया जाता है, तो 40% होता है। नंबर सेकंड हो जाएगा संकुचन व फूलने की क्षमता किसमें ज़्यादा होती है? तो क्ले के अंदर ज़्यादा होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। रंध्र कम होते हैं। क्षरण इसके अंदर क्या होता है? किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा होता है। कौन कौन सी फसलें आसानी से ले सकते हैं? तो चावल, आलू, चाय, कपास, मक्का आसानी से ले सकते हैं। और ये इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। अगर इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लास्ट जो बची हुई जो सोइल है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नंबर 4 हो जाएगा हमारे जो नंबर 4 जो सोइल है उस सोइल का नाम है क्या? दोमट मृदा। कौन सी मृदा हो जाएगी? दोमट मृदा, या इसी मृदा को हम लोमी सोइल के नाम से जानते हैं। तो दोमट मृदा अल्टीमेटली कहते किसे हैं? तो दोमट मृदा किसे कहते हैं? तो जो भी सैंडी सोइल प्लस सिल्ट प्लस क्ले, इन तीनों का अपेक्षित अनुपात, सॉरी सैंडी, सिल्ट और क्ले, इन तीनों का आपस में मिश्रण होने से जो नई मृदा बनेगी, नई बनी मृदा को क्या कहेंगे? दोमट मृदा कहते हैं। तो दोमट मृदा किसे कहते हैं? वह मृदा जिसका निर्माण सैंड यानी कि बलुई मृदा, सिल्ट मृदा और क्ले, इन तीनों का आपस में मिश्रण से होता है। उस मृदा को हम दोमट मृदा के नाम से जानते हैं। और जो दोमट मृदा होती है ये फसल की बुआई हेतु सर्वोत्तम मृदा मानी जाती है, ठीक है ना। तो फसल हेतु सर्वोत्तम मृदा कौन सी होगी? तो वो हमारी दोमट मृदा हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो फसलों की वृद्धि होती है या फसल के लिए अनुकूल जो सोइल मृदा होती है वो कौन सी मृदा हो जाएगी? दोमट मृदा हो जाएगी। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। और इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका जो निर्माण होता है वो सैंड, सिल्ट और क्ले के आपस में मिश्रण होने से जो बनी जो मृदा होती है उससे दोमट मृदा का निर्माण होता है। ये अभी हमको पता होना चाहिए। और यह फसल की बुआई हेतु सर्वोत्तम मृदा होती है। फसल की बुआई हेतु सर्वोत्तम मृदा होती है। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन समझ में आया होगा। हमने जो आज इस सेशन में जो डिस्कस किया था उसके बारे में हम एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा साथियों आज
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल के बारे में देखा, जिसके अंदर हमने जो मृदा की जो भौतिक गुण थे वो कितने 7 प्रकार के उनके नाम देखे, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा हमने मृदा कणाकार, मृदा संरचना, मृदा सरंध्रता और मृदा घनत्व, मृदा ताप, मृदा रंग और मृदा गाढ़ापन। ये मृदा के 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जिनमें से हमने मृदा कणाकार या सोइल टेक्सचर के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। अगर आपको ये सेशन समझ में आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी उम्मीद, इसी जोश, इसी उमंग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।